Myself, Dr. Darshana Rathod. I am a faculty of Government Girls College Morara, जिसका पूरा नाम है विजया राजे गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज ग्वालियर। मैं आज आपको बीकॉम थर्ड ईयर के प्रश्न पत्र फाइनेंशियल मैनेजमेंट वित्तीय प्रबंध के नए टॉपिक पे चर्चा करती हूँ। नया टॉपिक है आपका वित्तीय नियोजन की आवश्यकता। वित्तीय नियोजन का ही ये पार्ट है, वित्तीय नियोजन की आवश्यकता। वित्तीय नियोजन की आवश्यकता जिसे इंग्लिश में कहेंगे नीड्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। ठीक है, अब कौन कौन सी नीड्स होती हैं फाइनेंशियल प्लानिंग की, हमें आवश्यकता क्यों होती है, इस बात पे हम चर्चा करेंगे। फाइनेंशियल प्लानिंग हमारे लिए, हमारी संस्था के लिए बहुत ज़रूरी होती है। अगर हम सही तरीके से फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं करेंगे तो हमारी जो संस्था है, जो फर्म है, जो बिजनेस है, उसका जो गोल है, जो उद्देश्य है, वो हम उस गोल तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे, उस उद्देश्य को कभी भी फुलफिल नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए हमें उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग की आवश्यकता होती है। इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट इसका जो पॉइंट है फाइनेंशियल नियोजन की आवश्यकता का, वो है व्यवसाय का सफल प्रवर्तन। व्यवसाय का सफल प्रवर्तन, ठीक है। इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सक्सेसफुल प्रमोशन ऑफ बिजनेस। सक्सेसफुल प्रमोशन ऑफ बिजनेस, ठीक है। ये हमारा जरूरी पॉइंट है। पहला आपकी आवश्यकता है नियोजन की, वित्तीय नियोजन की आवश्यकता व्यवसाय के सफल प्रवर्तन के लिए बहुत आवश्यक है। जब हम वित्तीय नियोजन बनाते हैं तो एक अच्छी वित्तीय नियोजन वो तब मानी जाती है जब हमारा व्यवसाय का सफलतापूर्वक संचालन होता है। ये इसका बहुत ही आवश्यक कार्य है। अगर हमारे पास पहले से ही कोई योजना होगी, पूर्व निर्धारित हमारी कोई वित्तीय योजना होगी, तो हमें किसी भी प्रकार का बिजनेस में संचालन करने में कोई भी कठिनाई नहीं आएगी। लेकिन अगर हमारे पास कोई प्लानिंग ही नहीं होगी तो थोड़े समय बाद हम व्यवसाय में अटक जाएंगे या व्यवसाय के संचालन में हमें अटकना पड़ेगा, क्योंकि कोई प्रॉब्लम आएगी, हमारे पास कोई प्लानिंग ही नहीं है कि हम उस प्रॉब्लम से कैसे निपट पाएँ। तो उसके लिए हमें एक अच्छी वित्तीय नियोजन की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा जो है इसका मेन पॉइंट कि वित्तीय नियोजन की आवश्यकता और क्यों पड़ सकती है, संपूर्ण उपक्रम की सफलता के लिए भी हमें वित्तीय नियोजन की आवश्यकता होती है। संपूर्ण उपक्रम की सफलता के लिए, ठीक है, संपूर्ण उपक्रम की सफलता के लिए इसकी आवश्यकता पड़ती है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे सक्सेस ऑफ एंटायर फर्म। सक्सेस ऑफ एंटायर फर्म, ठीक है, पूरे उपक्रम की सफलता के लिए। अब संपूर्ण उपक्रम की सफलता के लिए कैसे? क्योंकि जो वित्तीय नियोजन होता है, जो हम फाइनेंस की प्लानिंग करते हैं, वो किसी एक सेक्टर के लिए नहीं करते हैं, हम उसकी हर सेक्टर की उसको ध्यान में रख के उसके लिए हम लोग प्लानिंग करते हैं। क्योंकि एक अच्छे बिजनेस के लिए हमें बिजनेस के सभी सेक्टर्स पे बराबर से हमें ध्यान देना चाहिए और उनके लिए प्रॉपर प्लानिंग करना चाहिए। सपोज हमने कोई 2 या 3 सेक्टर के लिए बहुत अच्छी प्लानिंग कर ली, या एक सेक्टर के लिए वो हमारी प्लानिंग अच्छे से नहीं हो पाई, तो हमारा उपक्रम सही से विकास नहीं कर पाएगा। तो संपूर्ण उपक्रम की सफलता में कब मिलेगी? जब उसके हर सेक्टर के बारे में अच्छी तरीके से योजना बना लेंगे। इसके बाद जो थर्ड पॉइंट है आप
आपका वित्तीय नियोजन की आवश्यकता और क्यों पड़ सकती है? संचालन में बचत एवं समन्वय के लिए, संचालन में, व्यवसाय के संचालन में बचत एवं समन्वय के लिए, एवं समन्वय के लिए इसे हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इसे इंग्लिश में हम बोलेंगे इकोनॉमी एंड कोऑर्डिनेशन इन ऑपरेशन, इकोनॉमी एंड कोऑर्डिनेशन इन ऑपरेशन, ठीक है। ऑपरेशन मतलब किसका? व्यवसाय का, व्यवसाय के संचालन में बचत एवं समन्वय। अब कैसे होगी? हमें ये कोशिश करना चाहिए कि हम जो भी काम कर रहे हैं उसमें ज़्यादा वेस्टेज नहीं हो, चाहे वो टाइम का वेस्टेज हो, चाहे वो पैसे का वेस्टेज हो, चाहे वो माल का वेस्टेज हो। तो हमें इस तरीके की योजना बनानी चाहिए जिससे हमारा समय, पैसा सब कुछ बचे, कम से कम लगे और जितने भी डिपार्टमेंट है उसमें आपस में सामंजस्य बना रहे, कोऑर्डिनेशन उनका बना रहे। तो ये तब सब संभव है जब मेरे पास प्रॉपर वित्तीय नियोजन होगा, प्रॉपर वित्तीय प्लानिंग होगी। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है मेरा वित्तीय नियोजन की आवश्यकता के लिए, वो क्या है? वो है पूंजी का संरक्षण करने के लिए। पूंजी का संरक्षण के लिए भी हमें वित्तीय नियोजन की आवश्यकता होती है। पूंजी का मतलब यहाँ पर किस चीज़ से होता है? पूंजी का मतलब यहाँ पर संपत्ति से होता है, ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ कैपिटल, इसे इंग्लिश में बोलेंगे कंजर्वेशन ऑफ कैपिटल, मतलब पूंजी का संरक्षण। पूंजी का संरक्षण कैसे करेंगे? देखिए, पूंजी मतलब संपत्ति, संपत्ति हमारी कुछ भी हो सकती है। जो भी काम हम लोग ले रहे हैं बिजनेस के संचालन में, वो हमारे बिजनेस को बढ़ाने में हमें यूज़फुल होती है, वो सब कैपिटल हमारे लिए होती है। चाहे वो मशीनरी हो हमारी, चाहे वो लैंड हो। तो जो भी मशीनरी होती है, अगर हम उसको नियोजित तरीके से चलाएंगे, नियोजित तरीके से कुशल हाथों में उसको देंगे, तो वो ज़्यादा दिनों तक चलेगी, जल्दी ख़राब नहीं होगी, वो अच्छा प्रोडक्शन करेगी। तो अगर हमारे पास सुदृढ़ वित्तीय नियोजन होगी, प्रॉपर प्लानिंग होगी हमारे पास उसके मेंटेनेंस से रिलेटेड, उसको चलाने से रिलेटेड, तो हम अपनी एसेट्स का संरक्षण कर सकते हैं, उसको संभाल के रख सकते हैं और ज़्यादा समय तक हम उसको चला सकते हैं, उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा व्यवसाय का विस्तार एवं विकास। व्यवसाय का विस्तार एवं विकास, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? विस्तार एवं विकास को बोलते हैं एक्सपेंशंस एंड डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस, एक्सपेंशन एंड डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस, व्यवसाय का विस्तार एवं विकास। अब देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि विकास और विस्तार में अंतर क्या है। विकास मतलब होता है ग्रोथ करना, ऊंचाई की तरफ ले जाना, मतलब ज़्यादा प्रॉफिट लेना, है ना, अपने नाम को, अपने बिजनेस को बहुत आगे तक लेके जाना, वो होता है विकास करना, डेवलप करना। कि आज हमें सपोज करो 10 लाख का इस साल हमारा टर्नओवर रहा है, उसको और बढ़ाया, उसमें और सुधार किए, उसकी पॉलिसीज़ में चेंजेस किए, वो आज हम जो 10 लाख का था वो हम 50 लाख तक ले गए या 1 करोड़ तक ले गए। तो ये क्या किया हमने? उसको डेवलप किया, ग्रोथ की। एक्सपेंशन मतलब क्या होता है? उसको बढ़ाना। जैसे आज हम सिर्फ ग्वालियर तक हमारा बिजनेस चल रहा है, कल वो बढ़ के आपका इंदौर तक चला जाए, भोपाल तक चला जाए, तो मैंने क्या किया? उसका विस्तार किया, ठीक है। उसको इस तरीके से बढ़ाना, एक्सपेंशन करना, वो कहलाता है हमारा विस्तार करना। और विकास मतलब उसको डेवलप करना, उसको ऊंचाइयों तक ले जाना। तो अगर हमारे पास अच्छी वित्तीय योजनाएं होंगी, नियोजन होगा, प्रॉपर पॉलिसीज हमारे पास होंगी, तो मैं ये अच्छे प्रकार से कर सकती हूँ व्यवसाय का विस्तार एवं विकास। इसके बाद आता है मूल्य स्तर में परिवर्तन। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है हमारा मूल्य स्तर में परिवर्तन, ठीक है। इसको इंग्लिश में हम बोलेंगे चेंजेस इन प्राइस लेवल।
साइकिल जो होता है वो ऑलवेज चलता रहता है। ट्रेड साइकिल यानी कि व्यापार चक्र हमेशा चलता रहता है, एक जगह स्थिर नहीं रहता। आज प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट और बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, एक टाइम आएगा जब वो स्थिर हो जाएगा प्रॉफिट, उसके बाद वो नीचे 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 आने लगता है, और नीचे भी वो बहुत नीचे नहीं जाता, एक जगह स्थिर हो जाता है। कोई भी उसकी सीमा नहीं होती कि कितने नीचे जाएगा। इट्स डिपेंड ऑन द मार्केट, इट्स डिपेंड ऑन द टाइम। जैसे कोरोना काल इस समय चल रहा है तो ज़्यादातर के जो बिजनेस हैं वो बहुत लॉस में चले गए हैं। तो यहाँ पर ट्रेड साइकिल जो मेरा गया है वो फॉल में गया है। तो ये ट्रेड साइकिल कोई निश्चित नहीं होता, हमारा बिजनेस कब कितनी ग्रोथ कर रहा है, कब कितना लॉस कर रहा है। जैसे कोरोना काल में ये बहुत नीचे तक चला गया, लेकिन नॉर्मल टाइम में इतना नीचे नहीं जा रहा, तो इसकी कोई लिमिट नहीं होती, बट ये एक जगह स्थिर नहीं रहता। तो मार्केट पे डिपेंड करता है, मूल्य स्तर जो प्राइस लेवल है वो भी चेंजेबल होते हैं। लेकिन जब हमारी वित्तीय नियोजन हमारे पास सही तरीके से होगा तो इस तरीके की जोखिमों में जो भी चेंजेस होते हैं प्राइस लेवल में, उससे हमारा बिजनेस सही तरीके से काम कर सकता है। अगर हमारे पास सही तरीके से योजनाएं नहीं होगी तो हमारा बिजनेस क्या हो जाएगा, ठप हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए हमें अच्छी वित्तीय नियोजन की आवश्यकता होती है, क्योंकि मूल्य स्तर में चेंजेस होते रहते हैं, ये कोई फिक्स नहीं होता। ठीक, इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हमारा है, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट पॉइंट है 7 नंबर का पॉइंट आपका है व्यवसाय में पर्याप्त तरलता। 7 नंबर का पॉइंट है व्यवसाय में पर्याप्त तरलता, लिक्विडिटी, पर्याप्त तरलता। ठीक है, इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इसे इंग्लिश में बोलेंगे एडिक्वेट लिक्विडिटी, एडिक्वेट लिक्विडिटी डिटी इन बिजनेस। ठीक है, इन बिजनेस। अब इसमें लिक्विडिटी का क्या मतलब है, तरलता का क्या मतलब है। ये लिक्विडिटी मतलब मनी, कैश। जो भी कैश हमारी फिक्स्ड नहीं होती है वो सर्कुलेट होती है, वो होती है हमारी लिक्विडिटी। तो व्यवसाय में इतनी आपकी लिक्विडिटी होनी चाहिए, इतनी कैश उस फॉर्म में होनी चाहिए जो कि फ्लोइंग फॉर्म में है, जो आने जाने में हमारी यूज़ होती है। देखो, जो कैश होता है वो हम उसको कई तरीके से यूज़ करते हैं। फिक्स्ड उसमें यूज़ कर देते हैं कि अब हम उसे चेंज नहीं कर सकते हैं। कुछ कैश हम ऐसे रखते हैं कि वो सर्कुलेटिंग में चलते रहते हैं, तो जो सर्कुलेटिंग में चलते हैं वो लिक्विडिटी हो गई है। उसका यूज़ हम कैसे करते हैं, इन फ्यूचर का हमें पता नहीं होता, हमारे बिजनेस को लॉस हो रहा है, लेकिन कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो हमें करने ही करने पड़ते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी, जैसे वर्कर की सैलरी, ये हमें देनी है। अगर हमारा बिजनेस लॉस में भी जा रहा है तो भी हमें ये एक्सपेंसेस करने ही पड़ेंगे। देनदारों का भुगतान, जिन लोगों ने, जिन डेटर्स लोगों ने, जिनसे हमने पैसा लिया था, वो पैसा मांगेंगे तो वो हमें देना है। अगर हमारे पास प्रॉपर लिक्विडिटी नहीं होगी तो वो हम नहीं कर पाएंगे। और ये कब पॉसिबल है, जब हमारे पास प्लानिंग, जो फाइनेंशियल प्लानिंग है वो सही तरीके से काम करेगी। ठीक है, तो हमारे पास वित्तीय नियोजन की आवश्यकता इन कारणों से होनी चाहिए। ठीक है, ये कारण, इसके मुख्य कारण हैं जिनके लिए हमें अच्छे वित्तीय नियोजन की आवश्यकता होती है। अब इसके बाद हम जो नेक्स्ट टॉपिक पे चर्चा करेंगे वो है एक श्रेष्ठ वित्तीय योजना के लक्षण। ये तो हमने बता दिया वित्तीय नियोजन की आवश्यकता क्यों होती है। अब एक श्रेष्ठ वित्तीय नियोजन होता कैसे है, हम कैसे उसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये फाइनेंशियल प्लानिंग एक अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग है हमारे बिजनेस के लिए, या हमारे लिए बिजनेस के लिए प्लानिंग अच्छी नहीं है। तो वो उसकी चर्चा हम इसमें करेंगे। इसका टॉपिक है एक श्रेष्ठ वित्तीय नियोजन, एक श्रेष्ठ वित्तीय नियोजन के लक्षण। आवश्यक लक्षण भी आप लोग लिख सकते हो, यो है, और लक्षण भी लिख सकते हो। वित्तीय नियोजन की जगह आप ऐसा करिए, से योजना कर लीजिए, वित्तीय योजना के लक्षण। ठीक है, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, इंग्लिश में लिखेंगे हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल प्लान्स।
ठीक है, प्लान्स। कौन कौन से लक्षण होते हैं इसके, वो हम डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहला लक्षण है सरलता। फर्स्ट जो हमारा इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है सरलता, जिसे इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे सिंप्लिसिटी। ठीक है, देखिए जो भी हमारी वित्तीय योजनाएं बनेंगी वो सरल होनी चाहिए, समझने में सरल होनी चाहिए, कार्यान्वित करने में सरल होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि हमें समझ में ही नहीं आ रही है, आपने योजनाएं बना के रख दी, बहुत अच्छी योजना है, हमारा बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा, लेकिन जब प्रबंधक को वो योजनाएं समझ में ही नहीं आएंगी कि हम उसको वर्किंग में कैसे लेके आए, तो वो योजना हमारे मतलब की नहीं होगी। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो योजना कैसी होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए, समझने में सरल होनी चाहिए और उसको लागू करने में भी सरल होनी चाहिए। ठीक है, तो ये इसका पहला लक्षण है। इसका दूसरा लक्षण है दूरदर्शिता। इसका जो दूसरा लक्षण है अच्छे उसका वित्तीय योजना का, एक श्रेष्ठ वित्तीय योजना का जो लक्षण है वो है दूरदर्शिता। इसको इंग्लिश में बोलेंगे फोरसाइटनेस। ठीक है, दूरदर्शिता। दूरदर्शिता मतलब क्या कि सुदृढ़ जो वित्तीय योजना होती है उसमें वर्तमान आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं पे भी ध्यान रखा जाता है। जैसे हमें पता है आज हमें किस चीज़ की ज़रूरत है तो उसकी व्यवस्था तो हम कर ही लेंगे, लेकिन भविष्य में अगर ऐसी परिस्थितियां आ गई तो हमें किस चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे कि सपोज करिए हमारा बिजनेस एकदम से ग्रोथ कर गया तो हमें कच्चे माल की कितनी आवश्यकता चाहिए, हमें कितना लेबर चाहिए, हमें क्या चाहिए, इन सब की प्लानिंग पहले से ही होना चाहिए। ठीक है, या सपोज करो हमारा नहीं चला, लॉस में चला जाने लगा है, तो हम उसकी कैसे व्यवस्था करेंगे, है ना, जो हमने उधार लिया उसको हम कैसे करेंगे। तो ये सब अच्छी वित्तीय योजना के लक्षण है। तो हमें दूरदर्शिता का भी ध्यान रखना चाहिए, वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं का भी इसमें ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद जो थर्ड होता है वो हमारा आता है लोचपूर्णता। लोचपूर्णता यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी। लोचपूर्णता मतलब हमारी योजना कैसी होनी चाहिए, लचीली होनी चाहिए, उसमें लचक होनी चाहिए। लचक का मतलब क्या हुआ कि हम उसको आवश्यकता अनुसार उसमें थोड़े से चेंजेस कर सकें। अगर आप बिल्कुल कठोर सघन आप बनाओगे आप तो वो आपकी चेंज नहीं हो सकती इजीली। कंडीशन कैसी है, क्या चेंजेस आ गए हैं आपके, अगर आपने बोल दिया नहीं वित्तीय योजना मेरी इसकी है, इतनी मतलब कठिन है वो, कि आप इजीली उसे चेंजेस ही नहीं कर सकते हो और कंडीशन ऐसी आ गई तो मेरा बिजनेस पूरा की पूरा चला जाएगा। तो मेरी जो वित्तीय योजना कैसी होनी चाहिए, लोचपूर्ण होना चाहिए कि परिस्थितियों के अनुसार हम उसको थोड़ा बहुत चेंजेस करके अपने बिजनेस में चला लें। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा तरलता होना, लिक्विडिटी होना। तरलता या इंग्लिश में इसको हम बोलेंगे लिक्विडिटी होना। ठीक है, हमारे बिजनेस में पर्याप्त तरलता होनी चाहिए। तरलता मैं आपको बता चुकी हूँ, तरलता मतलब होता है कैश होना। तरलता मतलब ऐसा कैश जो कि सर्कुलेटिंग में हो, वो लिक्विडिटी होनी चाहिए, तो उसकी पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, इसके लिए हम लोग कार्यशील जो वर्किंग कैपिटल होती है उसका एक भाग नकदी के रूप में, कैश के रूप में रखते हैं, ताकि अगर भविष्य में कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका यूज़ हम उसके रूटीन वर्क में या दैनिक कार्य में जो हमारे खर्चे होते हैं उसमें वो चलता रहे, या जो दैनिक कार्य में जो परफॉर्मेंस होती है, जो दैनिक कार्य हो रहे हैं वो रेगुलरिटी से चलें, उसमें ब्रेक नहीं लगे। तो उसके लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए, एक भाग लिक्विडिटी के रूप में सेफ रखना चाहिए इन फ्यूचर के लिए। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है हमारा कोषों का पूर्ण उपयोग। कोषों का पूर्ण उपयोग। ठीक है, उपयोग इंग्लिश में इसको हम लोग बोलेंगे फुल यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। ठीक है, फुल यूटिलाइजेशन ऑफ
फंड्स। अब कोषों का उपयोग कैसा, कोष मतलब क्या होते हैं, देखिए वित्तीय योजना हमारी ऐसी होनी चाहिए जिससे जो उपलब्ध कोष हैं, जो हमारे पास ऑलरेडी कोष हैं, उसका विकास और विस्तार किया जा सके। देखिए सोर्सेज जो होते हैं हमारे पास, रिसोर्सेज होते हैं, उससे हम लोग वित्त की प्राप्ति करते हैं। तो जो वो सोर्सेज है ना वो समाप्त नहीं हो जाए, हम उसको डेवलप करते रहें, उनकी ग्रोथ करते रहें, उनका विस्तार करते रहें। हमारी वित्तीय योजना इस प्रकार की होनी चाहिए ताकि उसमें कोई कमी नहीं आए और उसका अच्छी प्रकार से यूटिलाइजेशन किया जा सके। इसके बाद जो 6th पॉइंट हमारा है वो है मितव्ययिता। मितव्ययिता, ठीक है, मितव्ययी होना, मितव्ययिता, ठीक है। मितव्ययिता को इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे इकोनॉमी, ठीक है। मितव्ययिता को हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे इकोनॉमी। इकोनॉमी, इकोनॉमी मतलब क्या होता है कि इस तरह की हमारी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे कि जो वित्तीय योजना ऐसी होनी चाहिए जिससे हमारे खर्चों को कम किया जा सके, व्ययों को न्यूनतम किया जा सके। इस तरह की योजना बनानी चाहिए कि जो प्रोडक्शन कर रहे हैं या जो भी बिजनेस कर रहे हैं उसमें कम से कम लागत आए, कम से कम खर्चे हों और हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो, ठीक है। तो इस तरह की ये योजना, हमारी वित्तीय योजना होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमारा है पॉइंट, एक श्रेष्ठ वित्तीय योजना में आकस्मिकताओं का पूर्वानुमान। आकस्मिकताओं का पूर्वानुमान, आकस्मिकताओं का पूर्वानुमान, जिसे इंग्लिश में हम लोग क्या बोलेंगे, फोरकास्टिंग ऑफ कॉन्टीजेंसीज, ठीक है। फोरकास्टिंग ऑफ कंटिजेंसीज, ठीक है। यानी कि आकस्मिकता, कौन सी घटना कब हो जाए, अचानक से हो जाए, हमें नहीं पता, उसका हमें पूर्वानुमान लगा लेना चाहिए। जैसे कि कोई भी बिजनेस है, कभी शॉर्ट सर्किट हो गया, कह के नहीं आता है, लेकिन हमें उसकी व्यवस्था पहले से करना चाहिए, ठीक है। या कोई भी एक्सीडेंट हो गया सडनली, तो उसकी व्यवस्था हमें पहले से ही करना चाहिए कि कोई नहीं चाहता कि इस तरह की आकस्मिकता आए, लेकिन अगर आ गई तो उससे निपटने के लिए हमें पहले से ही उसकी व्यवस्था करनी चाहिए। तो ये आपके लक्षण हैं इसके श्रेष्ठ वित्तीय योजना के, सरलता, दूरदर्शिता, लोचपूर्णता, तरलता, कोषों का प्रयोग, मितव्ययिता और आकस्मिकताओं का पूर्वानुमान। अब मैं जो नेक्स्ट टॉपिक पे चर्चा करूंगी, ठीक है, ये मैंने आप लोगों को वित्तीय योजना के लक्षण बता दिए। श्रेष्ठ वित्तीय योजना के लक्षण कि आपकी अच्छी योजना या श्रेष्ठ योजना कब साबित होगी, ये सारे लक्षण उसके थे। अब मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक पे जिस पे चर्चा करूंगी वो है वित्तीय योजना के प्रारूप, ठीक है। वित्तीय योजना के प्रारूप, वित्तीय योजना के प्रारूप, ठीक है, यानी कि आप इसके कारक को बताएंगे, क्लियर। इसको इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे फैक्टर्स इन ड्राफ्टिंग, फैक्टर्स इन ड्राफ्टिंग, किसकी ड्राफ्टिंग कर रहे हैं हम लोग, फैक्टर्स इन ड्राफ्टिंग ऑफ फाइनेंशियल प्लान, फाइनेंशियल प्लान, ठीक है, इसकी हम लोग ड्राफ्टिंग करेंगे। अब कौन कौन से इसके फैक्टर्स होते हैं, फर्स्ट हमारा जो फैक्टर्स है वो है व्यवसाय की प्रकृति। फर्स्ट फैक्टर जो है वो हमारा है व्यवसाय की प्रकृति, की व्यवसाय का नेचर कैसा है, ठीक है। इसे हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे नेचर ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, व्यवसाय की प्रकृति कैसे है पहले हम ये पता करेंगे, व्यवसाय का किस नेचर का व्यवसाय है, उसकी प्रकृति कैसी है। अगर वो पूंजी प्रधान है, पूंजी प्रधान, या इसे आप
हिंदी में, प्योर हिंदी में बोलेंगे पूंजी सघन उद्योग है वो, तो उसमें अधिक पूंजी लगेगी। ठीक है, अगर वो उद्योग कैसे हैं, पूंजी सघन उद्योग है, तो उसमें कैसी पूंजी लगेगी, अधिक पूंजी लगेगी। और अगर श्रम सघन उद्योग है तो उसमें पूंजी की आवश्यकता कम होगी। तो वित्तीय योजना के प्रारूप जो फैक्टर्स है उसमें सबसे पहले हमें क्या पता लगाना चाहिए कि व्यवसाय की प्रकृति कैसी है, उसके आधार पे ही हम लोग कुछ डिसाइड करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि पूंजी आधारित है तो उसमें पूंजी ज़्यादा लगेगी, श्रम सघन है तो उसमें पूंजी की आवश्यकता कम होगी। इसके बाद आता है जोखिम की मात्रा। ठीक है, इसका जो नेक्स्ट फैक्टर है वो है जोखिम की मात्रा। आपकी जो क्वांटिटी है रिस्क की या अमाउंट है वो रिस्क की, वो इसमें पता लगेगी, अमाउंट ऑफ रिस्क, ये जानना बहुत आवश्यक है। ये इसका दूसरा फैक्टर है कि आपका जो उद्योग है वो किस, उसमें रिस्क कितनी है। अगर आपके उद्योग में रिस्क ज़्यादा है तो जो ऋण देने वाले लोग हैं वो इजीली समय पड़ने पर आपके उद्योग को ऋण नहीं देंगे या ऋण देने में संकोच करेंगे। अगर आपका बिजनेस है, आपका उद्योग कम रिस्क वाला है तो उसको इजीली लोन मिल जाएगा या ऋणदाता जो होते हैं वो इजीली लोन प्रोवाइड करा देंगे। उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है आपका व्यवसाय की परिस्थिति व आकार। व्यवसाय की परिस्थिति व आकार, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे स्टेटस एंड साइज ऑफ बिजनेस। स्टेटस एंड साइज ऑफ बिजनेस। ठीक है, स्टेटस एंड साइज ऑफ बिजनेस। अब इसमें क्या देखेंगे हम लोग, इसमें देखेंगे आप योजना तो बना रहे हो, तो योजना तैयार करते समय ये देखेंगे कि जो हमारी यूनिट है, जो हमारे जहाँ पर हम बिजनेस लगा रहे हैं उसकी यूनिट की एज कैसी है, मतलब वो कितने लंबे समय तक चलने वाली है, उसका साइज क्या है, उसका आकार क्या है, उसका वर्किंग एरिया कैसा है, उसका प्रबंध जो है वो किस प्रकार का है, उसको कितना क्रेडिट मार्केट में मिल सकता है, उसकी गुडविल कैसी है, इन सब बातों को इसमें ध्यान रखा जाता है। मैं फिर से बताती हूँ कि योजना तैयार करते समय इसके अंतर्गत किन किन बातों को ध्यान में रखा जाता है कि हमारा जो यूनिट है, जो जहाँ पर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं उसकी आयु कितनी, आयु मतलब क्या कि वो कितने लंबे समय तक चल सकता है। ठीक है, उसका साइज क्या है, उसका वर्किंग एरिया क्या है, उसकी प्रबंध की साख कितनी है, उसकी गुडविल मार्केट में कैसी है, इन सब बातों को इसके अंतर्गत ध्यान में रखा जाता है। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट फैक्टर है वो है आपका वैकल्पिक वित्तीय साधनों का मूल्यांकन। फोर्थ है आपका वैकल्पिक वित्तीय साधनों का मूल्यांकन, जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इसमें वैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव सोर्सेज। क्या करेंगे हम इसका वैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव सोर्सेज। ठीक है, जो भी हमारे अल्टरनेटिव सोर्सेज हैं उसका वैल्यूएशन किया जाएगा। जो वित्तीय साधन है जिससे हमें वित्त प्राप्त होता है, हमारे पास बहुत सारे सोर्सेज हैं, अल्टरनेटिव सोर्सेज हैं, उनका वैल्यूएशन करेंगे कि कहाँ से हमें वित्त प्राप्त करना ज़्यादा सुविधाजनक होगा, उसी से हम उसका चुनाव करेंगे। ठीक, तो ये सब हम लोग वैल्यूएशन करेंगे उसका, उसके बाद हमें ये पता पड़ेगा। तो ये इसका एक मुख्य फैक्टर है। इसके बाद जो नेक्स्ट फैक्टर है वो है प्रबंधकों की अभिवृत्ति। प्रबंधकों की अभिवृत्ति को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, प्रबंधकों की अभिवृत्ति को बोलेंगे एटीट्यूड ऑफ मैनेजमेंट।
एटीट्यूड ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। मैनेजमेंट जो प्रबंधक हैं, जो मैनेजर हैं, मैनेजमेंट की जगह मैनेजर्स कर लेते हैं, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि प्रबंधक बोल रहे हैं हम लोग। तो मैनेजर्स की अभिवृत्ति कैसी है? वित्तीय योजना का प्रारूप प्रबंधकों की अभिवृत्ति से भी प्रभावित होता है। प्रबंधकों की क्या अभिवृत्ति है? अभिवृत्ति को एटीट्यूड बोलते हैं। उनका एटीट्यूड कैसा है, ठीक है, वो हम लोग किससे प्रभावित होती है? वो वित्तीय योजना से प्रभावित होती है। यदि प्रबंधक गण जो होते हैं व्यवसाय का नियंत्रण अपने हाथ में रखता है, ठीक है, जो प्रबंधक होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, जो डायरेक्टर्स होते हैं, उनके जो भी होते हैं मैनेजमेंट का जो हिस्सा बड़े अधिकारी होते हैं, अगर वो उसका व्यवसाय का पूरा नियंत्रण अपने हाथों में रखना चाहते हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए? उन्हें समता अंशों का निर्गमन नहीं करना चाहिए। ज़्यादा क्या नहीं करना चाहिए? समता अंशों का अधिक निर्गमन नहीं करना चाहिए, तभी वो उसके कंट्रोल, उसके व्यवसाय को अपने कंट्रोल में ले सकेंगे, ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट जो है वो आता है विस्तार योजनाएं। विस्तार योजनाएं, योजनाएं कैसी होनी चाहिए? इसकी योजनाओं का विस्तार किया जाना चाहिए, यानी कि एक्सपेंशन प्लान्स होने चाहिए। एक्सपेंशन प्लान्स होने चाहिए इनके पास, ठीक है। विस्तार की योजनाएं होनी चाहिए कि आप अपने उसको कैसे विस्तार करेंगे, अपने व्यवसाय को विस्तार किस प्रकार करेंगे, उस प्रकार की योजनाओं को हम लोग विस्तार योजनाएं कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है बाह्य पूंजी। बाह्य पूंजी की इच्छित मात्रा। बाह्य पूंजी की इच्छित मात्रा, जिसे इंग्लिश में बोलेंगे हम लोग, बाह्य पूंजी मतलब होता है एक्सटर्नल कैपिटल, ठीक है। बाह्य पूंजी का मतलब होता है एक्सटर्नल कैपिटल, यानी कि डिजायर्ड मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सटर्नल कैपिटल। डिजायर्ड मैग्नीट्यूड, इसे इंग्लिश में बोलेंगे ऑफ एक्सटर्नल कैपिटल। एक्सटर्नल कैपिटल, ठीक। अब ये क्या होता है आपका? ये मैं आपको बताती हूँ कि वित्त का प्रबंध इस प्रकार से किया जाना चाहिए कि बाहर के जो साधन है, बाह्य साधन, एक्सटर्नल आपके जितने भी सोर्सेज हैं, उनसे थोड़ा थोड़ा धन आता रहे, उनसे थोड़ी थोड़ी हम लोग पूंजी एकत्रित करते रहें, तो आपकी इच्छित मात्रा उस पर डिपेंड करती है, ठीक है। इसके बाद जो 8th पॉइंट है आपका वो है सरकारी नियंत्रण, ठीक है। सरकारी नियंत्रण, यानी कि आप इसको इंग्लिश में लिखेंगे गवर्नमेंट कंट्रोल। गवर्नमेंट कंट्रोल क्या होता है ये? देखिए, जब भी आप योजनाएं बनाते हैं तो योजना बनाते समय हमेशा सरकार की नीतियों को ध्यान में रखना चाहिए कि सरकार की कौन सी नीतियां हैं इस समय चल रही हैं, उसके आधार पे ही हमें योजना बनानी चाहिए। तो ये बहुत ही मुख्य घटक है ये भी। इसके बाद आता है 9 नंबर, वो है आपका अन्य बाह्य घटक, ठीक है। अन्य बाह्य घटक कौन कौन से और बाह्य घटक हैं जो कि हमारे योजनाओं को प्रभावित कर सकते हैं? इसको हम लिखेंगे अदर एक्सटर्नल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर्स, इसके अंदर कुछ फैक्टर्स को हम लोग शामिल करते हैं, जिसमें ABCD करके हम ये फैक्टर्स लिखेंगे। इसमें नंबर 1 है मुद्रा बाजार की दशाएं। मुद्रा बाजार की दशाएं, ठीक है। इसको इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे कंडीशन ऑफ मनी मार्केट। मनी मार्केट। इसके बाद नेक्स्ट जो हिस्सा है आपका अदर में करारोपण की नीति। करारोपण की नीति। करारोपण की नीति, ठीक है। यानी कि टैक्सेशन पॉलिसीज, जो आपकी टैक्सेशन पॉलिसीज कैसी है, ये भी आपके पॉलिसीज, ठीक है, ये भी आपके पे डिपेंड करती
है। इसके बाद लास्ट जो इसका है वो है ब्याज दरों का स्तर। आपका जो इंटरेस्ट रेट है, ब्याज दरों का स्तर, इसको इंग्लिश में लिखेंगे लेवल्स ऑफ इंटरेस्ट रेट। आपका इंटरेस्ट रेट भी एक महत्वपूर्ण घटक है वित्तीय योजना का। ठीक है, तो जितने भी घटक थे वो मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए हैं। इसके बाद मैं आप लोगों को थोड़ा सा रिवीजन करा देती हूँ। जितना मैंने आज आपको पढ़ा दिया है उसका मैं आपको थोड़ा सा रिवीजन करा देती हूँ। मैंने क्या क्या पढ़ाया, तो मैंने सबसे पहले आपको जो पढ़ाया था वो पढ़ाया था वित्तीय योजना के आवश्यक तत्व बताए थे। वित्तीय योजना के आवश्यक तत्व कौन कौन से थे, मैंने आपको 5 से 6 इसमें फैक्टर्स लिखवाए थे वित्तीय योजना के। इसके बाद मैंने आपको वित्तीय नियोजन की आवश्यकता बताई थी। वित्तीय नियोजन की आवश्यकता किन किन चीज़ों से पड़ती है, जैसे व्यवसाय का सफल प्रवर्तन के लिए वित्तीय नियोजन आवश्यक है, संपूर्ण उपक्रम की सफलता के लिए आवश्यक है, संचालन में बचत और समन्वय के लिए बहुत आवश्यक है, वित्तीय नियोजन की आवश्यकता पड़ती है, व्यवसाय के विस्तार विकास के लिए इसकी आवश्यकता पड़ती है, मूल्य स्तर में परिवर्तन के लिए करके समय इसकी आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि अच्छा वित्तीय नियोजन होगा हमारे पास तो हम बहुत अच्छे से उन परिस्थितियों से निकल सकते हैं। इसके बाद जो मैंने आपको पढ़ाया था वो बताया था एक श्रेष्ठ वित्तीय योजना के लक्षण क्या क्या होते हैं, कि आप कैसे निर्धारित करोगे कि जो मैंने योजना बनाई है वो श्रेष्ठ है या नहीं है। तो उसके भी मैंने आपको लगभग 6 से 7 पॉइंट्स एक्सप्लेन किए थे। इसमें जैसे सिंप्लिसिटी था, सरलता थी, दूरदर्शिता थी, लोचपूर्णता थी, मितव्ययता थी और आकस्मिकताओं का पूर्वानुमान। इस तरीके से मैंने आपको बताया था। तरलता भी थी, लिक्विडिटी वगैरह, तो ये मैंने आपको बहुत डिटेल में बता दिए हैं। इसके बाद जो मैंने आपको समझाया था, इस विषय पे मैंने आपको चर्चा की थी, वो विषय कौन सा था, वित्तीय योजना के प्रारूप और कारक, फैक्टर्स इन ड्राफ्टिंग ऑफ फाइनेंशियल प्लान। इसके ये फैक्टर्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, इसको मैंने आपको बहुत डिटेल में बता दिया है। आज के लिए इतना, थैंक यू।